हेलो बच्चों, ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 8। अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ग्रेविटेशन का बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेकर हम आ गए। इसके पहले हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं ग्रेविटेशन पर। लास्ट लेक्चर बहुत ही लेंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, 12th लेवल तक की इंफॉर्मेशन आपको दी, वेट पढ़ा, मास पढ़ा। अब हम वेट के कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, आपको क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे दिए हुए आपको ये सॉल्व करने हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब मेरा टर्न, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए और हम कुछ चीजें सीख सके। ओके, तो मास मास एक चीज याद रखो बच्चों, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब रेस्ट बॉडी रेस्ट रहने की कोशिश करेगी, मूविंग बॉडी मूविंग रहने की कोशिश करेगी। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो मास जिसका ज्यादा होगा, इनर्शिया उसका ज्यादा। तो देखो ये कैसा आएगा इसका आंसर। मास मास हम किलोग्राम में मेजर करते हैं एंड मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। दिस इज द आंसर। वेट वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं होता बच्चों, वेट का यूनिट होता है न्यूटन एंड इट डिपेंड्स ऑन हाइट। जैसे हाइट बढ़ जाएगी वेट घट जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 0 होती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं आज। ओके, कैसे? अब बचा क्या? कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एंड सेम एवरीवेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के हर पॉइंट पे इसके वैल्यू कैसी रहती है? सेम। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा मैच द कॉलम वाला सेक्शन कवर हो गया। ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ओके, आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड का बुक है उसके एक्सरसाइज में ये मैच द कॉलम्स अवेलेबल है। अब आपने ये जो है कैन यू रिकॉल या यूज योर ब्रेन पावर के कुछ क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए या आपका लॉजिक डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस भी बहुत बढ़िया है बच्चों नीट जेई के लिए। इसलिए इस सिलेबस को भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो यू विल अटेन अ वेरी गुड नॉलेज। अच्छा सा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहां पर। विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ। अब देखो बच्चों, पूरी जर्नी देखेंगे हम। इसका आंसर है नो। नो, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज? अब देखो, इमेजिन करो दिस इज द अर्थ एंड दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। तो एक चीज याद रखो, हम हाइट से आएंगे बच्चों यहां से। तो जब आप यहां पर हो तो योर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब आप यहां पर आ गए तभी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। सरफेस पर आ गए तभी भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। सरफेस के नीचे आ गए तभी भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है ना? तो हमेशा हमेशा जो वेट होता है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमेशा जो वेट होता है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ? नो, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? तो सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू कितनी होगी? 0। सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू कितनी होगी? 0। यहां पर हम प्रूव करेंगे उसको, डोंट वरी। ओके, तो एक चीज याद रखो, लिखो एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी एज वेल एज weight of the body is 0 but mass remains constant. mass remains constant everywhere. लेकिन सेंटर पे जब जाओगे तो weight, gravitational force and value of g, three things are 0 but mass doesn't 0, mass remains constant. Will weight remain same, remains constant as you move above the surface of earth? No, no. जैसे आप सरफेस के ऊपर जाओगे अर्थ के तो वैल्यू ऑफ जी विल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए वेट भी कांस्टेंट नहीं होता। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम। एक चीज याद रखो, ये हमारा अर्थ था, ये हमारा सरफेस, इससे ऊपर जाओ, इससे नीचे जाओ या पोल से इक्वेटर की तरफ जाओ, इसको हम पोल बोलेंगे, इसको इक्वेटर बोलेंगे। इधर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, इधर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है और इधर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। इंफिनिटी पे जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है? सरफेस पर। तो जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी वैसा ही वेट चेंज होगा। व्हाई? बिकॉज वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। तो वेट मैक्सिमम कहां पर होगा? वेट विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस, वेट विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस। यहां से इधर चले जाओगे आप पोल से इक्वेटर की तरफ, तो वेट विल डिक्रीज, वेट विल डिक्रीज। सरफेस से सेंटर की तरफ जाओगे, वेट विल डिक्रीज। एट सेंटर वेट बिकम जीरो। यहां से ऊपर जाओगे, वेट विल डिक्रीज, यहां से ऊपर जाओगे वेट विल डिक्रीज। एट इंफिनिटी वेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और सेंटर पे भी वेट कितना होगा? जीरो। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो वेट भी क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। तो वेट कांस्टेंट रहेगा क्या? नो, वेट आल्सो डिक्रीजेस विथ हाइट, वेट आल्सो डिक्रीजेस विथ हाइट। तो ये सारी चीजें होती है बच्चों, लॉजिक होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉल लेडर, एक सीढ़ी है, आप सीढ़ी पर खड़े हुए हो। इफ यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, व्हाट इज योर वेट? आपका वेट क्या होगा? चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो देख लो बच्चों, वेट ऑन अर्थ, जब आप अर्थ पर खड़े हो तो कितना होगा वेट? जी, सॉरी, क्या करेंगे हम? वेट ऑन द अर्थ कितना लिखेंगे? यम जी। चलो डिटेल में जाएंगे, यम जी। अब आप जब, यम मतलब मास है बच्चों, यम इज मास ऑफ बॉडी, यम क्या है? मास ऑफ बॉडी। तो यम का यम, जी कितना होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर आप सरफेस पे हो तो क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप हाइट पर चले गए, वेट एट हाइट, वेट एट हाइट। तो वेट एट हाइट क्या हो जाएगा? यम इंटू जी एच। जी की जगह क्या हो जाएगा? जी एच। सिंपल है ना बच्चों, जब आप सरफेस पे हो तो उसको जी से डिनोट करते हैं, अगर आप हाइट पे चले गए तो इसको जी एच से डिनोट करते हैं, अगर आप डेप्थ पर आ गए तो उसको जी डी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, और सरफेस पे कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है। तो अब यम जी एच, तो जी एच इसका सफिक्स है बच्चों, यहाँ दैट इज नॉट जी इंटू एच, जी उसके बेस पर एच, ओके। तो ये हो जाता है यम जी कैपिटल यम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहां पर आर प्लस एच की वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना दिया हुआ है? 2r, आर प्लस एच कितना दिया हुआ है? 2r। तो ये क्या हो जाएगा? यम इंटू जी कैपिटल यम डिवाइडेड बाय 2r होल स्क्वायर, 2r होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? यम जी यम डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/4 को साइड में ले लेता हूं मैं, ये यम जी यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम? Small m is mass of body, small m is mass of body, and capital M is mass of earth, mass of earth. Capital R is radius of earth, capital R is radius of earth. तो क्या हो गया बच्चों? m g m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, m g m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम? w e। तो क्या हो जाएगा? 1/4 w e। मतलब अगर सरफेस पर आपका वेट 100 न्यूटन होता, और अगर आप सेंटर से 2r पर चले गए, कितने डिस्टेंस पर? 2r, तो आपका वेट हो जाएगा 25 न्यूटन। 1/4 हो गया ना, 1/4 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। तो अगर आप सरफेस से, सॉरी सेंटर से 2r हाइट पर चले गए तो आपका वेट 1/4 कम हो जाएगा, 100 न्यूटन का कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली। दीज आर द सम क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए बच्चों, तो ये हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल है बच्चों, वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, कि द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। तो जी की जो वैल्यू है एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जल्दी से उसको प्रूव कर लेंगे बच्चों। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो बेसिक लॉजिक है, जो लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में हमने सीखा है, उसको हम यूज करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो देख लो बच्चों, यहां पर आपको कितने न्यूमेरिकल दिए हुए? 5 न्यूमेरिकल्स आर देयर, 5 न्यूमेरिकल्स आर देयर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सिंपल वन, सिंपल वन से शुरू करते हैं। कौन सा पहले सॉल्व करेंगे बच्चों? चलो पहले ये सॉल्व करेंगे, चलो ऑर्डर से ही जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम, ये आपको दिख रहा है क्या बच्चों? प्रॉब्लम नंबर 1, यस दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ, वेट ऑन द अर्थ कितना है? 750 न्यूटन, ठीक है। चलो अर्थ पर वेट कितना है? 750 न्यूटन। ये डेटा लिखने का आप सीख लो बच्चों। वेट ऑन अर्थ इज 750 न्यूटन, और वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। हाउ मच वुड बी द वेट ऑन मून? मतलब आपसे पूछा है वेट ऑन मून कितना होगा। डोंट वरी, whose, स्पेलिंग मिस्टेक सर, whose mass is 181 टाइम्स, मतलब
मास ऑफ अ मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। मून छोटा होता है ना बच्चों अर्थ से, ऑफ द अर्थ, एंड इट्स रेडियस इज, मतलब रेडियस ऑफ मून इज 1/3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ये इतना सारा डेटा हमें दिया हुआ है। हमें वेट ऑफ अर्थ, सॉरी वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 750 न्यूटन। वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून पूछा है, मास ऑफ मून 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून 1/3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। चलो ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, वेट जो होता है ना, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास डजंट चेंज ना, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किधर भी चले जाओ मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, वैसे मास भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी अर्थ का है इसलिए यहां पर m ही लिखूंगा मैं और यहां पर r e लिखूंगा, या फिर इसको फिर से बता दूंगा मैं। m g क्या होता है, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। समझ रहे हो, g की वैल्यू क्या होती है, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो m का m मास ऑफ बॉडी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। वेट ऑन द मून, सिमिलरली वेट ऑन द मून क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें क्या पता करना है, वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून। यहां पर यम क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आप मून पे चले जाओ, किधर भी चले जाओ, सेंटर पे चले जाओ, मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें डब्ल्यू पता करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट। 2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो 2 की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डब्ल्यू जो हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है, एम जी एम डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर। देख के कॉपी करना है बच्चों, एम डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एम जी। अब डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू किधर गया, डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। समझ रहे हो, तो सिंपली उसको देख के सीधे सीधे कॉपी करना है। तो दिस जी गेट कैंसल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर, ऊपर आ जाएगा। तो क्या हुआ यहां पर, डब्ल्यू जो पता करना है, डब्ल्यू दिया हुआ है, कितना है 750 इज इक्वल्स टू, इसको हम पेयरिंग कर लेंगे मास को मास के साथ, यम ऊपर क्या है, यम डिवाइडेड बाय यम ई इनटू, इसको ऊपर लेके जाएंगे आर ई को, तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आ रही है। अब क्या करेंगे, ये 750 को इधर लेके जाएंगे, हमें डब्ल्यू पता करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 750 इंटू यम। देख लो बच्चों, यम के जगह क्या रख सकते हैं, 1/80 यम के जगह क्या रखेंगे, 1/81 सॉरी यम ई डिवाइडेड बाय एम ई इंटू इसको कैसा लिखेंगे बच्चों, आर ई डिवाइडेड बाय आर एम होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें है बच्चों, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, दिस यमी एंड दिस यमी गेट कैंसल। अब क्या करेंगे, आरएम के जगह देख लो, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ये 750 डिवाइडेड बाय 81 इंटू आर ई का बच्चों डिवाइडेड बाय आरएम की जगह क्या रखेंगे, 1/3.7 आर ई, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो दिस आर ई गेट कैंसल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज, अब यहाँ 3 से होगा क्या कैंसलेशन, ओके 3 2 ओके, चलो ट्राई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 7 8, 2 रह गए, 3 7 21, ओके 3 2 6, एक रहा, 3 5 15 0, ओके। तो ये हो गया 250/27 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, 3.7 होल स्क्वायर। ठीक है,
अब आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। और इसका जो आंसर आएगा बच्चों, हमने ऑलरेडी यहां पर लिखा है, आप कर लो उसको, 126.8 न्यूटन। आराम से कर सकते हो आप, फिफ्थ से लेकर 12 तक, फिफ्थ से लेकर 9 तक यही तो टाइम पास किया आपने, ठीक है ना बच्चों। चलो ठीक है, सॉल्व कर लो। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेशन, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर, ठीक है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2? द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखो बच्चों, हम पोजीशन बदलेंगे, प्लैनेट बदलेंगे, प्लैनेट के अंदर जाएंगे, प्लैनेट से ऊपर जाएंगे, किधर भी जाएंगे, तो एक चीज होती है जो कांस्टेंट होती है और एक चीज होती है जो बदलती है। तो कांस्टेंट रहने वाली चीज जो है वो है मास, और बदलने वाली जो चीज है वो है वेट। व्हाई? बिकॉज मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस एंड वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है? अलग अलग होता है, इसलिए वेट बदल जाता है और मास हमेशा कैसे रहता है? कांस्टेंट या सेम रहता है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। कोई बात नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है? द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, इसको स्मॉल एम से, मास ऑफ बॉडी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मास ऑन अर्थ इज कितना है? 5 किलोग्राम। यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। एंड वेट, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ is 49 Newton. Simple, 49 Newton. Weight is unit of weight is Newton. What are the values on the moon? Assume that acceleration due to gravity on moon is, देख लो, acceleration due to gravity on moon मतलब acceleration due to gravity on moon is 1/6 time acceleration due to gravity on earth. तो हमें पता करना है mass on the moon, स्मॉल एम, मास ऑफ द बॉडी, नॉट मास ऑफ मून। मास ऑफ मून होता तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और हमें पता करना है वेट ऑन द मून। तो क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा? क्या दोनों चेंज होगी? नहीं, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर एक लाइन लिखता हूं मैं, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो मास होता है बॉडी का वो हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट। तो मास ऑफ बॉडी ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। तो मास ऑन मून कितना हो जाएगा? मास ऑन मून इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। मास कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, वेट इज इक्वल टू एम जी। तो वेट ऑन मून, समझ रहे हो, वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑन मून इंटू जी ऑन मून, मास ऑन मून इंटू जी ऑन मून। तो मास होता है, मून पे रखो, अर्थ पे रखो, तो मास ऑन अर्थ भी लिख सकते हैं यहां पर। और जी ऑन मून कितना है? 1/6 जी ऑन अर्थ, 1/6 जी ऑन अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑन अर्थ जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। अब मुझे बताओ, बट मास ऑन अर्थ इंटू जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ। एम जी क्या होता है? वेट ऑन अर्थ। तो क्या हो जाएगा? वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो अर्थ पे वेट कितना है? 49 न्यूटन, 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 1, 6 8 जा 48, ठीक है ना, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 7 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 8.17 न्यूटन। तो जो बॉडी अर्थ पर 49 न्यूटन वेट कर रही है, वो मून पे जाने के बाद कितना वेट हो जाएगा उसका? 8.17 न्यूटन, 8.17 न्यूटन, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके, हो गया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 2 को बढ़िया से सॉल्व कर लिया। अब जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? वाई द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0 एट द सेंटर। तो इसको हम आखिरी में सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है वो, उसके लिए स्पेस लगेगा हमारे को, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? आखिरी में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये चीजें हमारी हो चुकी है, इसको हम रब कर देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बढ़िया से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। कितने न्यूमेरिकल हो गए अभी तक? ये 2 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए, तीसरे को आखिरी में सॉल्व करेंगे। फोर्थ वन क्या कहता है? 100 किलोग्राम ऑफ बैग ऑफ व्हीट इज प्लेस ऑन अ वुडन प्लैंक। चलो ठीक है, व्हीट मतलब गेहूं बच्चों, समझते हो ना, गेहूं।
घऊ घऊ। ओके, तो क्या होता है, वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक मतलब एक लकड़ी रखी हुई है ऐसी, ये वुडन प्लैंक है। वुडन प्लैंक पर एक थैला है बच्चों, थैला, बैग, बैग समझते हो, इसमें गेहूं है, वीट। ओके, इसका जो मास है, मास दिया हुआ है। अब आपको कैसे पता चला मास की वेट, यूनिट से आइडेंटिफाई करने का बच्चों, यूनिट से, किलोग्राम में है इसलिए मास, न्यूटन में होता तो वेट। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। अभी आपके लिए नई चीज है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, नाइन्थ में पढ़ी होगी आपने, नाइन्थ में क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ऐसे कहना गलत है। किसी भी बॉडी का वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, ये 101% करेक्ट है। द वेट ऑफ ऑल बॉडीज आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो कितना होता है, यम जी। तो ये हो गया एक्शन फोर्स। इसकी रिएक्शन, न्यूटन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसको कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। या ऐसे भी याद रखो बच्चों, एक कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप होता है, उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो एक कांटेक्ट में आने वाला सरफेस दूसरे सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। मतलब जितना वेट होगा उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो g की वैल्यू क्या होती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू mg। अब m कितना है 100 किलोग्राम, g कितना है 9.8। तो अगर ये दो जीरो कैंसिल कर दिए तो ये इधर सरक जाएगा दो से, तो ये आएगा 980 न्यूटन। तो वेट कितना है 980 न्यूटन। अब जितना वेट होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा, ये भी कितना होगा 980 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा 980 न्यूटन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, तो इस तरह से ये कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, हो गया, दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 4। अब आएंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 5, इफ वेट ऑन अर्थ इज 100 न्यूटन, व्हाट इज वेट ऑन मून। क्या बात है, चलो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कह रहा है, वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ इज 100 न्यूटन, वेट ऑन द मून पता करना है, वेट ऑन द मून कितना है, वेट ऑन द मून हमें फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इसके लिए डेटा कुछ अलग दिया हुआ है, जी ऑन मून दिया हुआ है, जी ऑन मून इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो पहले हमें मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ, मास तो मास रहता है अर्थ पे मून पे सेम, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा, वेट ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे वेट कितना है, वेट ऑन अर्थ इज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता 9.8 है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले लेंगे, चलता है ऐसे बच्चों, नो प्रॉब्लम। ओके, तो 10 ले लेंगे तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो मास कितना आ गया 10 किलोग्राम, कितना आ गया 10 किलोग्राम। अब मास तो मास रहता है, अर्थ पे रहे या मून पे रहे। तो अब वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो मास कितना है, मास इज 10, हमेशा कांस्टेंट रहता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना है 1.63। तो ये अगर जीरो कैंसिल करोगे आप तो ये इधर सरक जाएगा, तो 16.3 न्यूटन। तो वेट ऑन मून विल बी 16.3 न्यूटन। जो 100 न्यूटन था, 100 न्यूटन का वेट कितना हो गया 16.3 न्यूटन, 16.3 न्यूटन। ठीक है, अब ये लास्ट प्रॉब्लम आपको हॉट्स में दिया गया है, हॉट्स गरम गरम ठीक है ना, हॉट्स का प्रॉब्लम है बच्चों। क्या कह रहा है वो, एक्सप्लेन, ये सॉल्व कर लिया ना हमने, प्लैंक्स ओनली होगा। चलो, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो एट द सेंटर। ठीक है, अब इसका अगर 12th लेवल पे आप जाकर प्रूफ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है, 2 मिनट में आ जाएगा। लेकिन मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये प्रूफ आपको आने के लिए पहले तो 2-3 चीजें मालूम होना जरूरी है, वो देख लेंगे पहले हम, उसके बाद प्रूफ की तरफ जाएंगे। बहुत सारी बेसिक चीजें इसमें आपको पता लगेगी बच्चों। ओके, तो ये है बच्चों, आपको स्पीयर का नॉलेज होना जरूरी है, नॉट सर्कल, स्पीयर। क्या स्पीयर, स्पीयर समझते हो, टेनिस बॉल, लड्डू, ओके, गोल पूरा 3 डायमेंशनल होता है। इमेजिन करो ये स्पीयर है, और स्पीयर की रेडियस कितनी है आर, कितनी है आर। तो एक चीज याद रखो बच्चों, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, समझ रहे हो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। अब डेंसिटी जो होती है पूरे स्पीयर की भी उतनी होती है, छोटे स्पीयर की भी उतनी होती है, और छोटे से स्पीयर की भी उतनी भी होती है, ठीक है। मतलब पूरे अर्थ की डेंसिटी, छोटे अर्थ की डेंसिटी, सबकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ बच्चों, क्यूब, यहां पर हमेशा बच्चे गलती करते हैं, स्क्वायर कहने की आदत होती है उन्हें। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, पाई आर क्यूब। और किसी भी मटेरियल की डेंसिटी हमेशा कैसे होती है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होती है, बिकॉज देख लो बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम का मास, उसे कहते हैं डेंसिटी। तो आप पूरे अर्थ की डेंसिटी फाइंड आउट करने जाओगे तभी भी इतना सा मास लोगे, अब इसकी भी फाइंड आउट करोगे तभी भी इतना सा लोगे, मतलब यूनिट पार्ट में कितना मास है उसे क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। डेंसिटी चेंज होती है क्या, नहीं। जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप पूरा टैंक भर के पानी लो तभी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्लास में पानी ले लो तभी भी डेंसिटी कितनी होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होगी। डेंसिटी चेंज होती है क्या, नहीं। तो स्पीयर का इतना सा नॉलेज आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इमेजिन करो बच्चों, हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर इज 0। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होती है, 0 होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ हमें 0 प्रूव करना है। तो जी एट सेंटर इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें करते हैं बच्चों। लेट लेट समझो, लेट बॉडी इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, समझ रहे हो, बॉडी इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी बच्चों, अच्छे से देख लो, ये देखो, ये सिचुएशन होगी हमारी। यहाँ पर बॉडी रखी हुई है, ये सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, ये मास ऑफ बॉडी हो गई, ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा। अब ये बार बार नहीं लिखाऊंगा, आपको सब पता है, कैपिटल आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी, कैपिटल एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जी। सरफेस पे हम वैल्यू कितनी ले लेते हैं, जी। कितनी लेते हैं, जी। तो जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जी होता है gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, समझ रहे हो, सिंपल, gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेट d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, लेट d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो ये हमेशा कैसे रहेगी, कांस्टेंट। जैसे वाटर की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वैसे अर्थ की डेंसिटी हमेशा कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पर अच्छे से देख लो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, समझ रहे हो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास का मास, अब इस स्पीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, आर, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। अब इसको उठाकर यहां पर रख दूंगा, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इज इक्वल टू जी बाय आर स्क्वायर, जी बाय आर स्क्वायर इंटू मास की जगह क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डी। इक्वेशन नंबर सेकंड कह दूंगा इसे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ रहे हो, सिंपल। हमने क्या किया, एक बॉडी जिसकी मास स्मॉल एम था उसको सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा। एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज मास ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी प्लैनेट का मास, रेडियस प्लैनेट की उसका स्क्वायर, जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर डी को हमने डेंसिटी ऑफ अर्थ मान लिया तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। चलो इसको आप समझने के लिए अच्छे से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से रियलाइज हो जाएगा, एम मतलब मास ऑफ अर्थ, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, एंड डी मतलब डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब क्या किया हमने, इस बॉडी को उठाकर नीचे लेकर आए हम, तो उसकी सेपरेट डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। सपोज ऐसी डायग्राम होगी उसकी, सपोज उस बॉडी को उठाकर हम नीचे लेकर आ गए, ठीक है। ये विजिबल है क्या आपको, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। इस बॉडी को उठाकर हम नीचे लेकर आ गए, तो यहां से इस बॉडी को यहां पर लेकर आ गए, कहां तक, डी डेप्थ पर। कितने डेप्थ पर, डी डेप्थ पर, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब जो आपकी बॉडी है वो छोटे अर्थ पर प्रेजेंट है, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है देख लो अच्छे से, ये डिस्टेंस मार्क करूंगा मैं। अब ये जो टोटल डिस्टेंस था हमारा,
ये टोटल डिस्टेंस था वो था आर, समझ रहे हो, कैपिटल आर। अब ये जो छोटा अर्थ बन गया हमारा, छोटा अर्थ, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, टोटल कितना है आर, ये कितना है डी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका आर माइनस डी, समझ रहे हो कितना होगा आर माइनस डी। अब पूरे बड़े अर्थ का मास कितना था यम, बड़े अर्थ का मास कितना था यम, अब छोटे अर्थ का मास कितना हो गया यम डैश, क्या हो गया यम डैश। अब इसको हम क्या करते हैं, ये छोटे अर्थ को उठाकर साइड में ले लेता हूं मैं, इस छोटे अर्थ को उठाकर साइड में ले लेता हूं, तो ये छोटा अर्थ ऐसे हो जाएगा बच्चों, देख लो, इसका सेंटर होगा ओ, सेंटर होगा ओ, इसका मास होगा यम डैश, मास कितना होगा यम डैश, और इसकी रेडियस कितनी होगी आर माइनस डी, समझ रहे हो आर माइनस डी। अब यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर बॉडी है, तो यहाँ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्या कहते हो, जी डी कहते हो। जैसे सरफेस की कैसे क्या कही हमने, जी, ऊपर जाओगे तो जी एच कहोगे, नीचे लाओगे तो जी डी कहोगे, एट डेप्थ एट हाइट ऑन द सरफेस। तो अब ये जो छोटा अर्थ है उसको साइड में हमने ले लिया। तो देख लो बच्चों, सरफेस की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट की थी, कैपिटल जी लिया था, ऐसे ही मैं यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ जी डी। तो जी डी कितनी आएगी बच्चों, देखो जी डी कितनी आएगी, जी डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी लेना पड़ेगा, कैपिटल जी। अब इसका मास कितना था कैपिटल यम, तो इसका मास कितना है यम डैश, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं यम डैश, डिवाइडेड बाय इसका जो रेडियस था वो कितना था आर था, इसकी रेडियस कितनी है आर माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस डी होल स्क्वायर, आर माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या किया था, मास फाइंड आउट किया था, वैसे ही यहाँ पर मास फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ का मास कितना आ जाएगा बच्चों, देख लो, यम डैश इज इक्वल टू वी डैश इंटू डी, मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब आप प्रॉब्लम ये आएगा, सर बड़े अर्थ की डेंसिटी आपने डी ली, तो छोटे अर्थ की भी डेंसिटी आप डी ले रहे हो, ये करेक्ट है क्या सर, 101% करेक्ट है। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। जैसे वाटर की डेंसिटी, अगर टैंक भर के वाटर है तो आप इतना सा पानी लोगे, ग्लास भर के वाटर है तो भी आप इतना सा पानी लोगे, और उसका वेट मेजर करोगे, उसको डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बड़े अर्थ की लो, छोटे अर्थ की लो, बहुत छोटे अर्थ की लो, डेंसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो एम डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब यहां पर एम डैश इज इक्वल टू, एम डैश मतलब छोटे अर्थ का मास, अब वॉल्यूम भी इसका ही लेना पड़ेगा। अब बड़े वाले का वॉल्यूम कैसे लिया था हमने, 4/3 पाई उसके रेडियस का क्यूब, तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे 4/3 पाई, लेकिन अब रेडियस कितनी है आर माइनस डी, तो क्या करेंगे आर माइनस डी होल क्यूब, आर माइनस डी होल क्यूब, ओके। 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी होती है डी, ठीक है। तो 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब इंटू डेंसिटी डी, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देख लो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा यम डैश डिवाइडेड बाय यम डैश डिवाइडेड बाय यम डैश डिवाइडेड बाय यम। देख लो इक्वेशन 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, यम डैश डिवाइडेड बाय यम, तो 4 का राइट हैंड साइड क्या है, कॉपी करने का बच्चों, देख के कॉपी करेंगे, 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब इंटू डेंसिटी डी होल डिवाइडेड बाय 1 का राइट हैंड साइड देख लो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी, ठीक है। कैंसलेशन में आपको बहुत मजा आता है बच्चों, ठीक है ना, ये 4/3 पाई, ये डी और ये डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यम डैश की वैल्यू क्या आ गई, इस यम को उधर लेकर जाएंगे, यम डैश इज इक्वल टू यम इनटू ये क्या बचा आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इस यम डैश की वैल्यू यहां पर रखेंगे, इस यम डैश की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देख लो, जी डी इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी होल स्क्वायर इंटू यम डैश की जगह क्या रख सकते हो आप, यम इंटू आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सीधे सीधे वैल्यू को हमने क्या किया, कॉपी किया। अब अच्छे से देख लो बच्चों, ये यक्स स्क्वायर है और ये यक्स क्यूब है, समझ रहे हो, आर माइनस डी होल स्क्वायर, आर माइनस डी होल क्यूब, तो अगर ये दो कैंसिल कर दिए तो इसमें के 3 में के 2 कैंसिल हो जाएंगे और एक ही रहेगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी एम, क्या हो जाएगा जी एम, जी डी इज इक्वल टू जी एम इंटू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो प्रूव कहां हुआ सर, 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा, पहले पॉज करके इसको बढ़िया से नोट कर लो बच्चों, हो गया, पॉज करके नोट कर लो, हो गया बच्चों,
हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो जीडी क्या आ गया बच्चों, जीएम डिवाइडेड बाय आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब अगर आप सेंटर पर आ जाओगे, मतलब इस बॉडी को यहां से उठाकर यहां तक ला लोगे, तो ये दोनों, ये आर और ये डी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। आर इज इक्वल टू डी। तो एट सेंटर आर इज इक्वल टू डी, आर इज इक्वल टू डी। अब अगर डी के जगह आप आर रख दोगे तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया, तो जी एट सेंटर विल बी जीरो, दैट्स इट। ठीक है, तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो सिंपली आपने क्या किया बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया और कुछ स्टेप लगाए। इस स्टेप को लगाने के बाद आपका आंसर आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा बच्चों, तो बार बार देखो, रिकॉर्डेड है वीडियो, उसको बार बार देखो, कम से कम 5 से 6 बार इसको आराम से सॉल्व करो, 12th में बहुत काम आएगा बच्चों ये चीजें। ठीक है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जाने के बाद हमें क्या क्या पता चला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कीमत या वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया, इस वजह से जब आप सेंटर पर जाओगे तो वेट ऑफ बॉडी भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और एक चीज बढ़िया से गांठ बांध दो बच्चों, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास ऑफ बॉडी नेवर चेंजेस, मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी का जो मास होता है, आप सेंटर पे चले जाओ, आप मून पे चले जाओ या किसी और प्लेनेट पे चले जाओ, तो बॉडी का जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से चीजें थी बच्चों। तो ये एक लेंदी प्रॉब्लम, एक लेंदी न्यूमेरिकल हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो अब शुरू होगा सही क्लाइमेक्स, कहीं मत जाओ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट का नाम है फ्री फॉल। क्या है बच्चों, फ्री फॉल। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ, कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल। तो पहले व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल ये समझने की कोशिश करेंगे हम। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें है बच्चों। इमेजिन करो आपने क्या किया, सपोज ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, हमने क्या किया, एक बॉडी को एच हाइट से रिलीज किया। ठीक है, दिस इज द हाइट एच, ये हाइट एच हो गई, ये इसका सेंटर है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट एच से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। ओके, तो देख लो बच्चों, व्हेन 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 अ बॉडी when a body is released when a body is released from height when a body is released from height on surface when a body is released from a height, हमने क्या किया, एक बॉडी को हाइट से रिलीज किया, तो उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। किसी बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ, किसी बॉडी को अगर आपने एच हाइट से रिलीज किया, अब इस बॉडी को मैं ऐसे रिलीज कर रहा हूं, तो सबसे पहला फोर्स वो नीचे एक्ट हो रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब दूसरे और दो फोर्स इस पे एक्ट होते हैं बच्चों, जो आपको पता होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। सबसे पहले द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, उसे कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब एयर रेजिस्टेंस। आप दौड़ने की कोशिश करो, सामने से हवा आ रही है, तो हवा आपके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे ही कोई बॉडी नीचे गिर रही तो उसको एयर क्या करेगी, अपोज करेगी, उसको क्या कहेंगे, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और दूसरा बायोनॉट फोर्स, बायोनॉट फोर्स या बायोन्सी, बायोनॉट फोर्स। अब ये बायोनॉट फोर्स इज रिलेटेड विथ फ्लूइड, रिलेटेड विथ फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस दोनों को क्या कहा जाता है, फ्लूइड। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लूइड में रिलीज करोगे तो एक फ्लूइड क्या करता है, उसको ऊपर के डायरेक्शन में पुश करता है, ऊपर के डायरेक्शन में ढकलने की कोशिश करता है, उसे बायोनॉट फोर्स कहा जाता है। अब एयर भी एक तरह का
फ्लूइड है बच्चों, एयर भी वन काइंड ऑफ फ्लूइड। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज करोगे तो ये फ्लूइड क्या करेगा, उसको ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, उसे बायोनॉट फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बच्चों, इस हाइट से अगर आपने उसको रिलीज किया तो इस पे 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा एयर का रेजिस्टेंस वर्टिकली अपवर्ड, तीसरा बायोनॉट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड जो मोशन को अपोज कर रहा है। प्रॉब्लम यह है एयर रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, एयर रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, बायोनॉट फोर्स इज आल्सो अ वेरी स्मॉल, बायोनॉट फोर्स इज आल्सो अ वेरी स्मॉल। तो ये दो फोर्स को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली ये दो फोर्स को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन आइडियली वो दो फोर्स होते हैं बच्चों, प्रैक्टिकली हम दो फोर्स को क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये बॉडी सिर्फ अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही नीचे आ रही है, तो इस फोर्स को, इस बॉडी को क्या कहेंगे, फ्री फॉल। क्या कहेंगे, फ्री फॉल। मतलब क्या, द मोशन ऑफ बॉडी, द motion of body under the action of, under the action of, motion of body under the action of gravitational force only, gravitational force only, gravitational force only is called, उसको क्या कहा जाता है, फ्री फॉल। उसको क्या कहा जाता है, फ्री फॉल। ठीक है, मतलब कोई बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट हो रहा है, कैसे भी रहने दो, उसको क्या कहेंगे, फ्री फॉल। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है मून बच्चों, मून इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब आप कहोगे सर वो फॉल कहां पर हो रही है, मैं कहूंगा 100% फॉल हो रही है, लेकिन फिर अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ रही, इसका रीजन हमने देखा है, बिकॉज ये अर्थ है, ये मून है, मून की वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर होता है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियल। तो इस फोर्स की वजह से वो ऐसा घूम रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये भी कौन सी बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो ऐसी बॉडी जिस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो मून भी क्या है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो ऐसी बॉडी जिस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब यहां पर एक नोट लिखेंगे, हम नोट लिखेंगे, आइडियली, आइडियली फ्री फॉल टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। समझ रहे हो, टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, समझ रहे हो। आइडियली फ्री फॉल कहां पर होता है, वैक्यूम में। क्यों, बिकॉज एयर में अगर आप बॉडी को रिलीज करोगे तो देयर विल बी सम रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर, एयर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। और दूसरा बायोनॉट फोर्स भी रहेगा वहां पर, जो फ्लूइड उसको अपोज करता है ऊपर की डायरेक्शन में, उसको बायोनॉट फोर्स कहते हैं। सिंपल बच्चों, क्या करो, टेक वन बकेट, बकेट में पानी भरो और उसको लो, उसमें क्या करो, कोई बॉडी ऐसी सिंक करने की कोशिश करो, डुबाने की कोशिश करो, तो पानी क्या करेगा, उसको ऊपर ढकेलेगा, पानी क्या करेगा, उसको ऊपर ढकेलेगा। उस फोर्स को क्या कहा जाता है, बायोनॉट फोर्स। तो जैसे पानी फ्लूइड है उसको ऊपर ढक रहा है, वैसे एयर भी उसको ऊपर ढकेलेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये फोर्स बहुत ही वीक होते हैं, इसलिए हम इसे निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अब अगर आपको आइडियल सिचुएशन चाहिए तो आइडियली फ्री फॉल टेक्स प्लेस ओनली इन वैक्यूम। तो आपको वैक्यूम क्रिएट करना होगा, तभी क्या होगा, आइडियल फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉल का मीनिंग क्या है, द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। उसको क्या कहा जाता है, फ्री फॉल। तो ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम अ हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल, मून इज एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, या फिर ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, दे आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। ये सारे क्या है, एग्जांपल है किसके, फ्री फॉल के। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों फ्री फॉल। ये क्या हो गया, सारी चीजें फ्री फॉल की हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे और इस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, वाह वाह वाह, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों। ओके, तो आज हम कोशिश करेंगे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, देखते हैं हमें टाइम अलो करता है या नहीं। 1 घंटे से बड़ा लेक्चर नहीं कर सकते बच्चों हम। ठीक है, अभी 42 मिनट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, देखेंगे 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब लेट अस लर्न समथिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है, कब निगेटिव लेनी है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, सपोज दिस इज अर्थ, ये क्या है, तुम्हारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सेलरेशन इज निगेटिव। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आप सपोज दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, अगर आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब जी की वैल्यू, जी का साइन क्या होगा, जी का साइन होगा निगेटिव। तो व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम
सरफेस टू ऊपर जाते वक्त, बॉडी जब ऊपर जाएगी तो वैल्यू ऑफ जी कैसे रहेगी, निगेटिव रहेगी। अगर आप ऊपर से बॉडी को रिलीज कर रहे हो तो बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी अगर नीचे आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस तो जी कैसा होगा, पॉजिटिव। फ्रॉम बॉटम टू टॉप जी इज निगेटिव, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जी इज पॉजिटिव। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर नीचे से ऊपर फेंका है बॉडी को तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज निगेटिव, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव। सिंपल बच्चों, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसे होता है, निगेटिव। अब आप कहोगे क्यों, उसका भी रीजन होता है बच्चों। ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, बड़े में से छोटा गया तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो कम में से ज्यादा गया तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो नीचे से ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू निगेटिव, ऊपर से नीचे आते वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव, जी की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ, काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या, काइनेमेटिकल इक्वेशन। कितने काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं, तीन। कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। चलो रिवाइज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या होता है बच्चों, देख लो, सपोज ये बॉडी है, ओके, ये बॉडी है या कार है, व्हीकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ओके, तो यहां तक आ गई है, इसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई v, तो यहां से यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट कर्व किया, यस, इसका एक्सेलरेशन था a, और ये सारी चीजें हुई t टाइम में। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पांचों चीजों को तीन इक्वेशन से रिलेट किया जाता है, उनको कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। सेकंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। और थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, यस, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, और यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो तीनों इक्वेशन है बच्चों, इनको कहा जाता है काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या कहा जाता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन हमें कन्वर्ट करने हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए ये तीनों इक्वेशन हमें लिखने हैं। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हाइट h से, ओके, हाइट h से हम किसी बॉडी को रिलीज कर रहे हैं। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हाइट h से हम किसी बॉडी को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो बॉडी इज रिलीज मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, इसको यस भी कह सकते हैं, एच भी कह सकते हैं। अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू प्लस जी, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर वन, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो v आपको पता करना है, u कितना है, जीरो, प्लस a कितना है, g, टाइम, तो टाइम होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, v इज इक्वल टू जी टी। अब g की वैल्यू कभी 10 लेते हैं या 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नंबर टू, सेकंड इक्वेशन क्या होता है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस को क्या कहेंगे हम, यच इज इक्वल टू यच या डिस्प्लेसमेंट, चलो यस रखते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी रखो, कोई डजंट मैटर। यू कितना है, जीरो, टाइम तो टाइम होता है, प्लस वन बाई टू, ए कितना है, जी, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई टू जी टी स्क्वायर, वन बाई टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड वन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। तो एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, प्लस जी, और यू कितना है, जीरो, यू कितना है, जीरो। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है, जीरो, तो जीरो स्क्वायर प्लस टू, ए के जगह जी, यस का यस। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टू जी यस, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, टू जी एच, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये क्या हो गए, काइनेमेटिकल इक्वेशन किसके, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के। अब एक चीज याद रखो, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम
acceleration due to gravity is positive, when body moves from bottom to top acceleration due to gravity is negative, acceleration due to gravity is negative। ऐसे इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगा बच्चों, जब इसके हम न्यूमेरिकल लेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करेंगे हम, 50 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस लेक्चर को यहां पर भी हम खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस कुछ जबरदस्त से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे, लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल इस पर मैं लेकर आऊंगा, न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट जो रेड ब्लॉक में आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए वो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अभी 2 लेक्चर होंगे बच्चों, 2 लेक्चर के बाद ये लेक्चर या ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।